Hey everyone, this is Chani Dinani welcoming you to Magnate Brains. And before we begin today's topic, let's start the video and this particular topic with a great motivation, and that too by using a beautivational night which is beautiful motivational line, और वो है हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम बात करें 9, 10, 10 स्टैंडर्ड की या फिर स्पेसिफिकली बात ना करके हम सारे एजुकेटर्स की भी बात करें, एवरीवन इज गिविंग हिज और हर बेस्ट ताकि हम आपको रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के रिक्वायर्ड वीडियोस प्रोवाइड करें सो दैट आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। ऑल्सो आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हैं बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस एंड प्रिपेयरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से जब हम सब अपना बेस्ट दे ही रहे हैं देन डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द गोल। और गोल क्या है? दैट यू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। और इसीलिए ये लाइन बहुत वैलिड है, दैट इज हम होंगे कामयाब। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक विद दिस एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, और वो है द सॉल्यूशंस डिस्कशन ऑफ practice test paper, जो कि based है on the chapter glimpses of India. Now this chapter has three separate parts. One is a baker from Goa, second is Kurk, and third is a tea from Assam, right? बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए शायद बहुत बड़ा पेपर भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट डोंट वरी, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही दिए हैं आपको। नंबर 1 जो समझना आसान है, नंबर 2 जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आपने जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, वन शॉट है, वो अच्छे से देखा है। नंबर 3 दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या आप आंसर्स लिखना जानते हो। एंड ओवरऑल मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड इसीलिए करूं ताकि आप अपने लिखने की आदत को छोड़े ना। बिकॉज यू नो आप में एक हो जाता है लाइक लिखना छोड़ देते हो या फिर इतना प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्लियर नहीं होता कि भैया आंसर है दिमाग में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट उसको अच्छे वर्ड्स में कैसे लिखूं, यू नो किस तरीके से प्रैक्टिस करूं, वो भूल जाते हो। इसीलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने आपको जिनके बारे में डेफिनेटली आपको पता है, बट आंसर्स लिखना कैसे है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद मैं दूंगी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थोड़े से ही दूंगी ताकि आपकी जो रिविजन है वो अच्छे से हो जाए। रही बात क्या आप इन क्वेश्चंस से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डिपेंडिंग क्या आप इन बेसिक क्वेश्चंस की मदद से चैप्टर को रिवाइज कर पा रहे हैं। और ले देखिए यही है, अगर चैप्टर समझ आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप डेफिनेटली आंसर्स लिख लोगे लिटरेचर पोर्शन के। क्लियर? ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है इट सेज व्हाट आर द एल्डर्स ऑफ नरेटर नॉस्टैल्जिक अबाउट। अब यहां बात हो रही है कौन से पार्ट की? अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखते से ही चैप्टर दिमाग में आ जाना चाहिए। नंबर 1 दैट इटसेल्फ गिव्स द सिग्नल टू द एग्जामिनर कि हाँ आपको नॉलेज है। अब यहां बोला गया है कि जो नरेटर हैं, जो भी हमको बेकर फ्रॉम गोवा की स्टोरी सुना रहे थे, उनके जो एल्डर्स हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में सोचकर नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, यानी पुरानी चीज़ों को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, सोचकर इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एल्डर्स हैं नरेटर के, वो ज़्यादातर ऐसा सुना गया है कि वो अक्सर नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं सोचते हुए अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डे, यानी कि जब गोवा में पोर्चुगल रूल था तब के बारे में वो सोचते हैं। एंड स्पेसिफिकली क्योंकि पोर्चुगीज हैड अ स्पेशल लव फॉर ब्रेड, और वो ब्रेड बहुत ज़्यादा फेमस, और उसी पे हमने स्टोरी पढ़ी है इनफैक्ट। तो वही चीज़ है जिसको याद कर करके दे बिकम नॉस्टैल्जिक। अब इसका आंसर बड़ा आसान है लिखना, लेट्स सी कि आपको क्लियर होगा कि नहीं कि कैसे लिखना है। तो बस इतना बताओ कितना क्या चीज़ सोच के नॉस्टैल्जिक होता है, एंड ऑल्सो नॉस्टैल्जिक होने का रीजन क्या है, ऑल्सो यू शुड टेल दैट। सो द एल्डर्स इन गोवा रेमिनिस नॉस्टैल्जिकली अबाउट द ग्रेट ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड द लव फॉर ब्रेड। डेफिनेटली आपका यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं नॉस्टैल्जिक और रेमिनिस वर्ड के डिफरेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स की लिस्ट प्रैक्टिस कर लूं। यस यू हैव टू डू दैट बिकॉज वोकैब पे बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। So elders in Goa reminisce nostalgically about the great old Portuguese days and their love for bread. The Portuguese might have left, but their art of baking is still carried as a tradition. So भले ही Portuguese people जा चुके होंगे, maybe they have left. Obviously गोवा से मतलब फ्रीडम मिल गई थी ना गोवा को, so they left, but yes उनका जो love for bread था, उनका जो tradition था bread का, वो आज भी गोवा में बहुत ज़्यादा जिंदा है। The loaves of bread were an integral part of Goan's life. Thus the elders are often heard reminiscing about good old Portuguese days and their love for bread. So इसीलिए ये सब चीज़ों को देखकर they are like reminiscing about it. So one thing, या तो आप सीधे इतनी लाइन लिखोगे and you are done. No, you should also give थोड़ा सा explanation कि आज भी उसका importance है, इसीलिए they are nostalgic about it. Clear? Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा? आप कैसे प्रूव करोगे कि ब्रेड जो बनाते हैं द मेकर्स वो अभी भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं? तो हम सबको पता है, हमको पूरा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भले पोर्चुगीज चले गए, पोर्चुगल पीपल जो है वो चले गए, बट अभी भी जो मेकर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लव फॉर ब्रेड एग्जिस्ट करता है, मोल्डर्स, बेकर्स एंड स्टफ, ठीक है, तो वो वाला सब हम एग्जाम्पल देंगे। सो द मेकर्स ऑफ ब्रेड माइट हैव वैनिश्ड बट द ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। सबसे पहले तो आपको आंसर लिखना कैसे है, हमेशा क्वेश्चन समझ जाओ पूछा क्या है, और उसको बिगिन ही ऐसे करो कि भैया भले ये चले गए हैं बट अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल दो कि कौन कौन एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको क्या क्या एग्जाम्पल दिए, जैसे द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स आर स्टिल देयर इन गोवा। सबसे पहला पॉइंट, पहला एग्जाम्पल कि मिक्सर्स, मोल्डर्स और जो बेकर्स हैं वो आज भी प्रेजेंट हैं। दूसरा चीज, द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। क्या ये दिया हुआ था? यस, तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। Third example, and the third and jingle of the baker's bamboo can still be heard in the morning in some places. Also तीसरा example क्या हो गया है कि जो बैम्बू स्टाफ होता था बेकर्स के पास, वैसे ठक ठक करके आते थे तो पता चल जाता था लोगों को कि भैया आ गए ब्रेड वाले भैया। सो इस तरीके से जो थर्ड और जिंगल साउंड है वो आज भी कहीं कहीं पे सुबह सुबह सुनाई देता है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। These bakers known as padders exist in Goa even today. The family profession of bakers is still carried on। हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। यानी ले दे के क्वेश्चन में जो पूछा था आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जितने चैप्टर में दिए उतने दे दो। यहाँ डिपेंड्स कि मार्क्स कितने पूछे हैं, लाइक कितने मार्क्स का है। यहाँ स्पेसिफिकली 2 एग्जांपल दिए, 3 एग्जांपल पूछे तो उतने दो, ठीक है। अभी मैंने सारे एग्जांपल्स दिए हैं बिकॉज ऑब्वियसली अब आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से एग्जांपल्स आप लिख सकते हो अपने आंसर में। सो क्या किया आपने पहले तो बोला कि डेफिनेटली मेकर्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या दिए कि मिक्सर्स, मोल्डर्स, बेकर्स आज भी हैं। फायर इन द फर्नेसेस इज नॉट येट एक्सटिंग्विश्ड। थर्ड एंड जिंगल कहीं कहीं अभी भी सुनाई देता है। बेकर्स जो पैडर्स कहलाते हैं अभी भी हैं गोवा में। एंड यस, जो प्रोफेशन है बेकर्स का वो आज भी कैरी ऑन किया जा रहा है बाय द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? ओके। थर्ड है, व्हाई वाज बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इन गोवा? वेरी इजी। अब आपको यहाँ अच्छे से एग्जांपल देना पड़ेगा। पहले तो फर्नेस क्या करता है? ब्रेड बनाने का काम करता है। अब ब्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है वो पता चलेगी। अब वो ब्रेड बनेगी फर्नेस में, इसीलिए फर्नेस एसेंशियल है। लिंक समझे? अब इसको आंसर के फॉर्म में लिखते हैं। सो फर्नेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गोवा। क्यों? द फर्नेसेस आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड एंड अदर ब्रेड्स। बिकॉज बाकी ब्रेड्स या लोव्स ऑफ ब्रेड जो है उनको प्रिपेयर करने के लिए फर्नेस की जरूरत है। अब ब्रेड का इंपॉर्टेंस बताओगे, अब ब्रेड बनानी है तो फर्नेस चाहिए, इसीलिए फर्नेस का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। सो मैरिजेस वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, जिसका नाम होता है बोल, ठीक है। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो क्यों ब्रेड इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। सो मैरिजेस मीनिंगलेस है विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल। नो पार्टी ऑफ फीस्ट वॉज पॉसिबल विदाउट ब्रेड, कोई पार्टी कोई जो फीस्ट है या सेरेमनी है वो बिना ब्रेड के नहीं हो सकती। द लेडी ऑफ द हाउस वुड प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी के एंगेजमेंट पे सैंडविचेस बनाती हैं जो मॉम होती हैं, जो भी फीमेल की एंगेजमेंट है उनकी। तो यहाँ पे ब्रेड का एक और इंपॉर्टेंस, केक्स एंड स्वीट ब्रेड्स वर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल हो, क्रिसमस हो, उसके लिए भी ब्रेड चाहिए। अब ब्रेड इंपॉर्टेंट है, बनाना कायम है फर्नेस में, दस प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस एब्सोल्युटली एसेंशियल इन गोवा। चाहो तो यहाँ लाइन ऐड कर सकते हो, एज नथिंग इज मीनिंगफुल विदाउट ब्रेड एंड ब्रेड is prepared, या फिर लिख सकते हो एंड फर्नेस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रेड, दैट्स व्हाई दीज फर्नेसेस आर स्टिल एसेंशियल इन गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडिफाई करते जाओ। कई बार होता है हम एक आंसर लिखते हैं फिर हमको लगता है यार ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे अभी लगा। सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट और एक परफेक्ट आंसर फिर बनाओ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स गिवन इन अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रेडिशन से रिलेटेड आपको क्या समझ आ रहा है इस चैप्टर से। तो बेकर फ्रॉम गोवा में पूरी हिस्ट्री बताई गई है, एक ट्रेडिशन जो एक ब्रेड का यूसेज है वो बताया गया है, और इससे क्लियर होता है कि ट्रेडिशंस, कल्चर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस हमें हमारी हिस्ट्री से, पास्ट से जोड़े रखते हैं, है ना। जो भी हमारा कंट्री का हिस्ट्री रहा है, उस जगह का हिस्ट्री रहा है, उसे जोड़े रखते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशंस कितने इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किया है स्टोरी में। अब इसको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, लेट्स सी दैट। अ बेकर फ्रॉम गोवा हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स फॉर एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल्स ऑफ द गोवन पीपल। डेफिनेटली बेकर फ्रॉम गोवा जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि कैसे ट्रेडिशंस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली क्या बताकर कि कैसे ब्रेड्स की प्रैक्टिस चल रही है या ब्रेड बनाने की प्रैक्टिस चलती है हर एक ओकेजन और फेस्टिवल में इन गोवा। द चैप्टर शोज हाउ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कीप्स अस कनेक्टेड विद आवर पास्ट एंड
हेरिटेज। तो हमारे पास्ट, हमारे हेरिटेज से कैसे हमको कनेक्टेड रखते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, वो भी बताया गया है। ट्रेडिशनल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप अ पर्सन। डेफिनेटली ट्रेडिशनल वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, इट डज शेप अ पर्सन। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड अस विद अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, दे टेल द स्टोरी ऑफ वेयर वी केम फ्रॉम and remind us of what has shaped our lives. A baker from Goa highlights important traditions, how important traditions are in our lives. Definitely यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का इंपॉर्टेंस आपने बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी आइडेंटिटी पता चलती है, हमको एक स्टोरी पता चलती है पास्ट से रिलेटेड, हमें बार बार रिमाइंडर मिलता है कि हाउ इट शेप्ड द लाइव्स। बिकॉज ऑब्वियसली अगर अभी आज के लोग ब्रेड पसंद करते हैं, इट वॉज बिकॉज तब के टाइम पे ब्रेड का इतना प्रचलन था, करेक्ट। सो इसीलिए ट्रेडिशंस या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, और वो हाईलाइट भी किया गया है अ बेकर फ्रॉम गोवा में। सो इट इज नॉट लाइक कि अगर डायरेक्टली स्टोरी में ट्रेडिशनल वर्ड यूज नहीं किया है तो नहीं इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है। नो, ट्रेडिशंस होते क्या है वो समझो एंड देन लिंक इट विद द स्टोरी। क्लियर? ओके। फिफ्थ है गिव द एग्जांपल्स टू शो द ब्यूटी ऑफ कुर्ग। अब हम कुर्ग पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये जो ब्यूटी ऑफ कुर्ग का क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं सारे इंस्टेंसेस या चीजें बताऊंगी जिससे कुर्ग की ब्यूटी पता चलती है। कोई पढ़ेगा तो बोलेगा वाह कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, बट आपको क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से इसको आंसर करना है। हो सकता है आप सारी ब्यूटीफुल चीजें बता दो कुर्ग की, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल कर एंड ऑल्सो आपको समझ आ रहा है कि नहीं कम ही पूछे हैं एग्जाम्पल्स, सम बोला है तो कुछ पूछे हैं तो सारे नहीं बताने हैं। सो इस तरीके से आप आंसर को अटेम्प्ट करोगे। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन है उनको ऐसे ही कराऊंगी कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं एंड नाउ क्वेश्चन के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करोगे आपको कितने मेंशन करने चाहिए पॉइंट्स। क्लियर? ओके। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है कुर्ग इज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। कुर्ग क्या है? एक लैंड है ऑफ रोलिंग हिल्स। The hills seem to roll down in a panoramic view। और बिल्कुल अगर हिल्स पे जाओ, अभी ब्रह्मगिरी हिल्स का हम बात भी करेंगे, तो हिल्स का अगर हम जाते हैं व्यू देखने तो हमको एक पैनोरामिक, एक जो बिल्कुल टेढ़ा व्यू होता है वो देखने को मिलता है, खूबसूरत सा। कुर्ग विच इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स एंड रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट 30% कवर करते हैं। सो डेफिनेटली रोलिंग हिल्स और रेन फॉरेस्ट का एक ब्यूटीफुल सी जगह है, वो है कुर्ग। इट इज फेमस फॉर कॉफी, स्पाइसेस एंड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल यहाँ का स्पाइसेस, यहाँ का कॉफी प्लांटेशन और यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत बहुत फेमस है। कैसे? 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। चाहो तो सीजन वाली लाइन हटा सकते हो, इसका ब्यूटी से रिलेटेड एज सच कोई मीनिंग नहीं है, बट इफ यू फील कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां आप सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हो कुर्ग के लिए, तब आप ये लाइन लिख सकते हैं। द एयर इज फुल ऑफ कॉफी फ्लेवर। अगर आप वहां जाते तो आपको बिल्कुल एक अरोमा कॉफी का अलग ही स्मेल करने को मिलेगा एंड इट इज वेरी रिफ्रेशिंग। A large freshwater fish abound in these waters। महासीर फिश जो है वो यहाँ पर abound यानी लार्ज नंबर में देखने को मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। जो किंगफिशर बर्ड है वो देखने को मिलती है कि वो कैसे फिश पकड़ते हैं, डाइव करते हैं। स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट एंड एंजॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ की तारीफ हो रही है कि कैसे स्क्विरल्स और लंगूर्स जो हैं वो खाते हैं फ्रूट, फिर आधा खाएंगे आधा पानी में डाल देंगे ताकि वो रिपल इफेक्ट देखने को मिले। एलिफेंट्स एंजॉय बेदिंग इन द रिवर। तो जब भी एलिफेंट्स को माहौल से बेथ करा रहे हैं तो एलिफेंट्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं उसको, वो भी है। The climb to the Brahmagiri hills brings the visitors into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। और कुर्ग का जो बिल्कुल मिस्टी सा, फॉगी सा, जो प्यारा सा खूबसूरत सा लैंडस्केप है वो भी आपको ब्रह्मगिरी हिल्स की चढ़ाई कर देखने को मिल सकता है। It is said that people searching for the heart and soul of India visit Kurg। ऑल्सो अगर किसी को इंडिया का हार्ट और सोल देखना है, यानी इतनी खूबसूरत जगह है, डेफिनेटली कुर्ग ऑप्शन है। सो इस तरीके से आपने पूरी ब्यूटी बता दी कुर्ग की, ऑल्सो एट द एंड अच्छे से कंक्लूड कर दिया। डन? ओके। सिक्स्थ है एक्सप्लेन अबाउट द ब्रेवरी ऑफ कुर्गीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ब्रेवरी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं कि बहुत ब्रेव हैं। दूसरी बात आपको कुर्ज रेजिमेंट के बारे में बताना है। तीसरी चीज आपको बतानी है अबाउट जनरल करियप्पा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनको अभी भी लाइसेंस के बिना आर्म्स वगैरह रखने अलाउड है ना। तो ये 4-5 चीजें आप पूरी बताओगे ब्रेवरी से रिलेटेड। चलो तो आंसर करते हैं इसको। कुर्गी पीपल आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। बहुत फेमस है वो, अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस। इनकी जो कहानियां हैं ब्रेवरी की, जो भी कुछ रहा है वो सब बहुत ज्यादा फेमस है। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी इज द कुर्ज रेजिमेंट। जो इंडियन आर्मी की वन ऑफ द कुछ ऐसी आर्मीज हैं जो कि बहुत ज्यादा डेकोरेटेड यानी ज्यादा मेडल्स जीते हुए हैं, उनमें से एक कुर्ज रेजिमेंट भी है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। एक जनरल सीएम करियप्पा हैं, वो थे पहले क्या फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वो भी एक
कुर्गी थे। इवन टुडे द कुडवर्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। इवन यही अकेले लोग हैं इंडिया में जिनको फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के रखना अलाउड है, ऑब्वियसली बिकॉज ये अपनी ब्रेवरी के लिए जाना चाहते हैं, कभी भी इसके मिसयूज के लिए नहीं। तो सारे पॉइंट्स क्या ब्रेवरी के बारे में बात कर रहे हैं? यस। क्या हम बार बार ब्रेवरी वर्ड यूज कर रहे हैं? नो। ये होता है राइट तरीका आंसर देने का। क्लियर? ओके। सेवेंथ है वाई आर द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स। अराबिक डिसेंट क्यों बोला गया है? तो डेफिनेटली आपको दोनों डिसेंट्स पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या रीजंस दिए हैं। अभी सिर्फ अराबिक पूछा है तो वही आंसर करना, सारे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या करोगे? वही पूरा जो गेटअप है, क्या कहते हैं उसको, कहाँ पहना जाता है, एवरीथिंग। सो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कुडवर्स। तो कुडवर्स पीपल जो हैं वो एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट वाला ड्रेस पहनते हुए देखे गए हैं और उनकी वेस्ट पे वो एक बेल्ट पहनते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है। ये सेम दिखती है एज व्हाट? एज कूफिया। अब इस ड्रेस को यहाँ पर लाइक कुर्ग में कहा जाता है कूफिया, और ये कूफिया जैसी दिखती है ड्रेस जो कि अराबिक पीपल पहनते हैं, इसीलिए अराबिक डिसेंट माना गया है। डन? ओके। नेक्स्ट है गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ देकियाबरी टी गार्डन एज सीन बाय प्रांजल एंड राजवीर। प्रांजल राजवीर यानी टी फ्रॉम आसाम, आपसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ देकियाबरी टी गार्डन का क्या व्यू बताया है। यानी अब ये पहुंच चुके हैं आसाम और अब जब ड्राइव कर रहे हैं प्रांजल के फादर के साथ, तब इनको देकियाबरी गार्डन और ये जो भी सीन दिखता है वो आपको मेंशन करना। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। Pranjal and Rajveer were friends. Definitely ये friends हैं. They went to Dekyabri Tea Estate in Upper Assam. When they were driven through Dekyabri Tea Garden, they entered it by crossing a cattle bridge. ये आपकी बुक ही की लाइन्स हैं, है ना, मतलब बुक में दिया हुआ है कि ये लोग जो हैं ड्राइव करके, लाइक प्रांजल के पापा की जो गाड़ी है उसमें दे वर गोइंग, तो दे वर पासिंग थ्रू, या जब वो एंटर करते हैं देकियाबरी टी गार्डन में, दे हैड टू गो थ्रू ए कैटल ब्रिज। दे सॉ दैट द टी गार्डन वाज स्ट्रेच्ड अपॉन अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड। टी गार्डन बिल्कुल एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ था। ऑल द बुशेस वर कट टू द सेम हाइट एंड दे हैड बीन टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल प्रूनिंग की हुई थी, प्रॉपरली कट थे, अच्छे से सबको ध्यान रख रहे थे। द टी प्लकर्स वर सीन वेयरिंग एन एप्रन एंड कैरिंग द बैम्बू बास्केट्स इन ऑर्डर टू प्लक द फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स। ऑल्सो वहां पर टी प्लकर्स थी जो देखे गए थे, जो कि बैम्बू बास्केट लगाए हुए थे, पीछे एप्रन पहने हुए थे, एंड दे वर प्लकिंग द स्प्राउटेड लीव्स। तो ये चीजें देखने को मिली थी देकियाबरी टी गार्डन की तरह, तो वही लिखो, अब एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो प्रांजल राजवीर वर फ्रेंड्स को थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, प्रांजल राजवीर वर फ्रेंड्स एंड दे वेंट टू अपर आसाम, ठीक है। while they reached, या when they reached Assam they could see, अब जो भी आगे का मेंशन है वो क्लियर। ओके। नाइन्थ है व्हाट डिड राजवीर नोटिस while sitting in the train। राजवीर ने क्या देखा ऐसा जब वो ट्रेन में बैठे थे, तब का पूछा है। अब ये दो क्वेश्चंस मैंने दिए इसीलिए बिकॉज हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट जब कोई व्यू एक्सप्लेन करना होता है ना, हम मिस कर देते हैं। अब आपको इस व्यू से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपसे पूछे कि व्हाट राजवीर सॉ इन द ट्रेन एंड व्हाट ही सॉ इन आसाम या देकियाबरी टी गार्डन, कंपेयर इट। यू नेवर नो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, राइट। इसीलिए दोनों क्वेश्चंस दे दिए ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे कि भाई कौन सा वाला क्या है। सो पहला देकियाबरी टी एस्टेट क्लियर है। अब हम बात करेंगे ट्रेन के व्यू की, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिला है राजवीर को? राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड और एक तरीके से अट्रैक्ट हो गए थे वो उस ब्यूटी को देख के, सीनिक ब्यूटी को देख के फैसिनेट हो गए थे। ही हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। क्यों? क्योंकि इतनी ग्रीनरी, हरियाली, ये सब कुछ नहीं देखी थी पहले राजवीर ने अपनी लाइफ में। देयर वर वास्ट ग्रीन टी गार्डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वहां पे एक रोड दिख रही थी जहां के दोनों साइड पे क्या थे, बहुत दूर दूर तक फैले हुए टी गार्डन्स। द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। छोटी छोटी पैडी फील्ड्स थी और वहां से फिर बहुत सारी बुशेस दिख रही थी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। एक बिल्कुल समुद्र था, एक अलग ही फैली हुई थी हर जगह टी बुशेस, जिधर तक हमारी आंखें देख सकती हैं। The tall sturdy shade trees were dwarfing the tiny tea plants. Yes, छोटे छोटे से टी प्लांट्स होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी sturdy strong trees जो हैं, ऐसा लग रहा था वो इनको छुपा रही हैं, छोटा कर रही हैं। Amidst the rows of bushes busily moved doll like figures. Doll like ऐसा लग रहा था कोई मूव कर रहा है bushes के बीच में। कौन थी वो? राजवीर सॉ, वो थे जो टी प्लकर्स होते हैं, ठीक है। राजवीर ऑल्सो सॉ एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट। एंड में लिख सकते हो, एंड दिस पर्टिकुलर स्मोक वाली जो अगली बिल्डिंग थी, इट डेफिनेटली ruined the beautiful scenic view. Clear? Okay. Rajveer had done a lot of homework.
डू यू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? अब ये लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करेंगे। क्या दिया हुआ है कि राजवीर ने बहुत सारा होमवर्क किया था, क्या आप मानते हो इस स्टेटमेंट को? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपकी बुक के एंड में जो प्रांजल के पापा नहीं लाइन यूज करते हैं, इट सीम्स दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क, ऐसा करके, तो फिर पूछा जा सकता है डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रांजल्स फादर? और दोनों का आंसर एक ही होने वाला है। तो आपको यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या आप अग्री करते हो। यस, डेफिनेटली अग्री करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं, राजवीर ने जो स्टोरीज बताई हैं, जो वहां का स्प्राउटिंग सीजन का टाइम भी बता देता है, सब कुछ डेफिनेटली प्रूफ करता है कि उसने अच्छे से होमवर्क किया है, बिकॉज वो पहले कभी आसाम गया नहीं है, और ना जाकर इतना नॉलेज है तो डेफिनेटली अपना होमवर्क किया होगा। तो बस वही प्रूफ करना बड़ा आसान है। सो राजवीर हैड नेवर विजिटेड अ टी एस्टेट बिफोर इन हिज लाइफ। पहले तो ये बोल दो, ताकि आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी बात नहीं है अगर कोई घूम के आए तो, बट नहीं गए कोई और फिर भी पता है तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग। सो राजवीर हैड नेवर विजिटेड अ टी एस्टेट बिफोर इन हिज लाइफ। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू देक्याबरी टी एस्टेट। डेफिनेटली पहला विजिट था किसका? राजवीर का। कहाँ के लिए? देक्याबरी टी एस्टेट के लिए। ही वॉज गोइंग विथ हिज क्लासमेट प्रांजल हुज फादर मैनेज्ड द एस्टेट। वहां पर एक टी गार्डन के मैनेजर थे प्रांजल के पापा, और प्रांजल के साथ ही राजवीर जो है आसाम जा रहे थे। राजवीर हैड श्योरली डन अ लॉट ऑफ होमवर्क। डेफिनेटली उसने बहुत अच्छे से होमवर्क किया है। क्यों? ही हैड रेड अबाउट टी एंड टी प्लांटेशंस। उसने टी और टी प्लांटेशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। ही शेयर्ड विद प्रांजल दैट टी इज वेरी पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड। उसने एटलीस्ट ये स्टैटिस्टिक्स भी दे दिया है, तो ये तो होमवर्क किया तभी पता होगा। तो प्रांजल के साथ वो ये भी शेयर करते हैं कि भैया टी बहुत बहुत पॉपुलर बेवरेज है पूरी दुनिया में, एंड मोर देन 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी इज ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर दिन 80 करोड़ से ज्यादा चाय के कप्स जो हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं। He narrated different legends regarding the discovery of tea leaves. Even टी लीव्स या चाय पत्ती कैसे डिस्कवर हुई, उसमें भी 2 स्टोरीज जो है नरेट करते हैं कौन? राजवीर। अब वो स्टोरीज क्या हमको यहाँ मेंशन करना चाहिए? नो, इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस पॉइंट्स देने हैं कि क्यों लगता है उसने होमवर्क किया। डेफिनेटली अगर अलग से लेजेंड्स पूछे जाएंगे तो वो आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर? ओके। He narrated how the tea leaves were discovered in India and China. डेफिनेटली ये भी बताया कब पहले चाइना में आया, जो वर्ड्स हैं वो चाइनीज लैंग्वेज के हैं, यूरोप में कब आया स्टफ, उन्होंने सब कुछ बताया था। When Rajveer saw a tractor pulling a trailer load of tea leaves, he recognized that it was the second flush or sprouting period. He also knew that it continues from May to July and yields the best टी। डेफिनेटली जब आसाम में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि ट्रैक्टर से भरकर वो जो लीव्स ले जाई जा रही हैं, वो प्रांजल के पापा को बोलते भी हैं क्या ये सेकंड स्प्राउटिंग सीजन या फ्लश सीजन है, सेकंड फ्लश है, और ये मई से जुलाई तक रहता है और सबसे बेस्ट टी लीव्स मिलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली तभी होगी जब उसने होमवर्क किया होगा। सो या दिस इज हाउ ये स्टेटमेंट तभी प्रांजल के फादर से निकला है। Thus, the information that Rajveer had about tea and tea plantations shows that he had done his homework very nicely. Definitely, जितनी information थी राजवीर को, उससे प्रूव होता है कि उसने अपना होमवर्क जो है वो ब्यूटिफुली किया है। डन? ओके। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। आई होप आपको सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो गई कि क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं, अगर आप चैप्टर जानते हो, आपको लिखना आता है, अगर डेफिनेटली आप आंसर्स लिख सकते हो। ऑल्सो अगर आपको ये चाहिए मैम आंसर्स लिखते कैसे हैं, वो मैं बीच बीच में यही ट्रिक्स बता रही थी, है ना, कि आपको क्वेश्चन समझना है, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है चैप्टर की आपके दिमाग में है वो अरेंज करो दिमाग में, फिर डिसाइड करो कि स्टार्टिंग कैसे करूँ, क्या क्या मेंशन करूँ और एंड कैसे करूँ। क्लियर? ओके, चलो। Rajveer was excited as he will get different flavors of tea. He spotted a tea garden. He would meet Pranjal's father. None. Definitely वो बिल्कुल excited इसलिए नहीं था कि उसको चाय के different flavors पीने को मिलेंगे, वो तो अपनी जगह पे भी वो पी सकते थे। प्रांजल के पापा से मिलने का एक्साइटमेंट नहीं, एक नई आसाम की जगह जहाँ वो टी गार्डन ये सब चीज़ें देख रहा था, उन सब के लिए वो एक्साइटेड था। सो यस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अभी सबसे अच्छा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इट सेज 30% ऑफ कोडागू इज कवर्ड विद। कोडागू क्या है? कुर्ग है। सो इफ यू डोंट नो व्हाट कोडागू इज, अगेन प्रूव हो जाता है कि शायद आपने नहीं पढ़ा है। तो अभी तो चलो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो कोडागू आएगा, इट मींस आपको कुर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 30% क्या कवर करा हुआ है? हिल्स, वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेफिनेटली एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी 30% तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं कहाँ? कुर्ग में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ सेकंड फ्लशेस। अभी बात किया मई टू जुलाई, तो सीधे आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दो और अब भूलना मत इसको, मई टू जुलाई सेकंड फ्लश या सेकंड जो स्प्राउटिंग सीजन है वो होता है। क्लियर? ओके। 14th है पैनोरामिक व्यू कैन बी सीन बाय द क्लाइंब टू। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था, यस, कौन सी हिल्स थी वो? ब्रह्मगिरी, है ना। सो ब्रह्मांदरी, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मगिरी या ब्रह्मादरी, ध्यान से पढ़ना, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, एक साथ दे दिए हैं, तो सो ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वो सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चंस हैं, ऑल राइट। 15th पे आते हैं। द बेकर कलेक्टेड द बिल्स इन
द डेली, अब देखो यहाँ पर ना आपको एक तो ग्रामेटिकली भी हेल्प मिल जाएगी, क्या आना चाहिए, साथ ही साथ आपको आंसर भी पता होगा। सो डेली कलेक्ट करते थे, एनी टाइम, वीकली, मंथ एंड, तो एनी टाइम नहीं था, वीकली भी नहीं था, डेली भी नहीं था, महीने के एंड में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ बिल्स कलेक्ट किए जाते थे। किस पे नोट होता था? वॉल पे। किससे? पेंसिल से। ठीक है, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मंथ एंड। नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन पे, विच रिवर ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम कुर्ग? कौन सी रिवर है जिसको कुर्ग से पानी मिलता है? इज इट सोन रिवर, तापी रिवर, कावेरी रिवर या फिर गंगा रिवर? सो दिस इज ऑप्शन सी विच इज कावेरी। तो कावेरी इज द रिवर जिसको पानी मिलता है फ्रॉम कुर्ग की हिल्स। क्लियर? नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीट ब्रेड इन गोवा? हमने एक आंसर पढ़ा था अभी जब फर्नेस का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, उसमें भी स्वीट ब्रेड का नाम क्या था? बोल। तो कौन सी है? बोल, सैंडविच, लोव्स, नन। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ बोलिनाज होता तो वो क्या होती? कुकीज। क्लियर? ओके। 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट बोला है, ठीक है। पहला है बैंगल ब्रेड इज फॉर द एल्डर्स, पैडर हैड अ स्पेशल प्लेस इन गोवा, प्लम फिजिक पर्सन इज कंपेयर्ड विथ बेकर्स, ब्रेड इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। तो ब्रेड बिल्कुल पॉपुलर है तो ये हटा दो क्योंकि नॉट बोला है। प्लम फिजिक्स किसी की होती तो उसको पैडर से कंपेयर किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जो बेकर्स या पैडर्स होते थे बहुत मोटू से होते थे। नेक्स्ट क्या था, उसको क्या बोला गया है कि जो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस है ना, तो वो वाला वर्ड जो है वो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पैडर हैड अ स्पेशल प्लेस इन गोवा, यस इट डिड हैव। तो यहाँ नॉट करेक्ट क्या होगा? बैंगल ब्रेड, बिकॉज बैंगल ब्रेड जो है वो बच्चों के लिए होती थी, लोव्स ऑफ ब्रेड एल्डर्स के लिए होती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो गलत है, बाकी सब ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 19th क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे? एक दिन में कितनी बार बेकर आते थे? थ्राइस, ट्वाइस, वंस, डेली। ट्वाइस है ना, एक बार जब वो ब्रेड लेकर लाइक बेचने के लिए निकले हैं, वापसी में जब वो वापस अपने घर जा रहे होते थे खाली बास्केट के साथ। सो ट्वाइस जो है बेकर एक दिन में मिल जाते, लाइक एटलीस्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, रैपलिंग क्या है? नाउ डोंट बी लाइक मैम ऐसे थोड़ी होता, हमको क्या पता। अरे आपकी बुक में मीनिंग दिया हुआ है, जो कुछ कुछ वाटर स्पोर्ट्स या कुछ कुछ स्पोर्ट्स के बारे में जो आपके कुर्ग में मेंशन्ड है ना। सो रैपलिंग क्या है? तो डेफिनेशन आपकी बुक ही से ली गई है। रैपलिंग इज ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोए, गोइंग डाउन ऑन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, या फ्लोटिंग इन अ रिवर। तो रिवर में फ्लोट करना, कैनोए में ट्रैवल करना या राफ्ट में रिवर में ट्रैवल करना, ये तीनों ही गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लिफ से जाना, डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रोप से स्लाइड करते हुए जाते हैं। आई होप आपने कभी ना कभी रैपलिंग देखा हो, डेफिनेटली सर्च करो, क्लियर हो जाएगा। सो रैपलिंग की असली डेफिनेशन ऑप्शन नंबर सी है जो कि आंसर होगा। सो इस तरीके से वी आर डन विद द टोटल क्वेश्चंस जो कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पे बेस्ड थे। आई नो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है और आपको लग रहा होगा कि आराम से 100-150 क्वेश्चन होंगे, बट वो ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं और उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस, वो तो पढ़ना ही है आपको। एवरी एक्सट्रैक्ट पे मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस पहले भी करा चुकी हूं, अभी भी दे दिए हैं। तो इस तरीके से आपके पास भंडार है क्वेश्चंस का, प्लीज प्रैक्टिस देम, अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि है ये कौन से चैप्टर का है, अभी इधर क्या मेंशन करूं। तो ले देखिए, आपको बस ये पता होना चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या आप उससे रिलेटेड चीजें जानते हो चैप्टर से, अब उसको मैं अरेंज कैसे करूं, बस ये प्रैक्टिस घर में कर लेते हो तो एग्जाम में दिक्कत नहीं जाएगी। डन? ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेज papers topic. That was Glimpses of India का practice paper. I hope you understood each of the question and you are ready now to solve any question. Definitely confidence तभी आएगा जब daily practice करोगे questions आंसर्स लिखने की। क्लियर? सो विद दिस वी आर डन, बट इफ यू फील दैट दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ बिग फैट थम्स अप टू द वीडियो, शेयर दिस एंड शेयर अबाउट द चैनल विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। एंड यस, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी तो क्या करना है, जाकर सब्सक्राइब कर दो टू द चैनल। सो विद दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Thank you so much for watching. Bye.